नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी अपडेट में। दोस्तों, अभी अभी आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे वैक्सीन राष्ट्रवाद, जिसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है। दोस्तों, वैक्सीन राष्ट्रवाद, वैक्सीन नेशनलिज्म अभी एक मुद्दा बन चुका है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर क्या है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने मंगलवार को चेतावनी देते हुए कहा कि वैक्सीन राष्ट्रवाद और जमाखोरी कोरोना वायरस के खतरे को और बढ़ा देगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को कभी भी राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमें वैक्सीन को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि इस महामारी को जल्द से जल्द रोका जा सके। दोस्तों, आखिर क्या है वैक्सीन राष्ट्रवाद? जब कोई देश सिर्फ अपने नागरिकों या अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए वैक्सीन डोज सुरक्षित करने की कोशिश करता है, तो इसे वैक्सीन राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई भी देश हो, वो क्या करता है कि अगर जो वैक्सीन उपलब्ध हो रही है उसे पहले से ही अपने घरेलू बाजार और अपने नागरिकों के लिए एक तरह से रिजर्व करने की कोशिश करता है। जैसे हम भी क्या करते हैं, जैसे अगर कोई अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे एकदम से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कोरोना के टाइम लॉकडाउन लग जाएगा। हम तुरंत दुकानों की तरफ भागने लगे। हमने क्या किया, जितना भी राशन हो सके अपने घर में जमा करने का प्रयास करने लगे। दोस्तों, सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है कि अभी कोरोना की जो महामारी है फैलते जा रही है। आज ही आपने न्यूज में देखा होगा, इंडिया में करीबन 69,000 केस आए हैं। हर देश, चाहे वो अमेरिका जैसा अमीर देश हो, चाहे वो छोटा से छोटा देश हो, हर देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। तो अभी क्या है, सबसे पहले लोगों को एक ही विकल्प दिख रहा है, कोरोना का वैक्सीन। अब ये कोरोना का वैक्सीन अगर आएगा तो हर देश ये चाहेगा ना कि हमारे जो नागरिक है वो सबसे पहले उनको कोरोना का वैक्सीन दिया जाए। तो दोस्तों, यही चीज है कि हर देश अपने घरेलू बाजार और अपने नागरिकों के लिए कोरोना की वैक्सीन को रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोरोना की वैक्सीन अगर किसी देश के पास मोनोपोली हो गई तो क्या करेगा, वो उसे ऊंचे दामों पर बेचेगा और वो देश बहुत ही धनी हो जाएगा। दोस्तों, इस तहत क्या होता है कि हर देश क्या करती है, जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उनके साथ प्री परचेज एग्रीमेंट कर लेती है। प्री परचेज एग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे आप वैक्सीन का डेवलपमेंट करोगे, जैसी वैक्सीन ट्रायल पास कर लेगी तो आप जो वैक्सीन है वो हमें बेचोगे। हम आपको पहले से फंडिंग कर रहे हैं। हमने आपको पहले, जैसे मैं कोई चीज बनाने जा रहा हूँ, मैं वैक्सीन बनाने जा रहा हूँ, मुझे पहले ही किसी ने फंडिंग कर दी कि आपको मैं 800 अरब डॉलर दे रहा हूँ और आप क्या करो, वैक्सीन बनाओ, और अगर आपका वैक्सीन सक्सेसफुल होगा तो आप वैक्सीन सबसे पहले हमें दोगे। आप वैक्सीन किसी दूसरे को नहीं बेच सकोगे, हमें बेच सकोगे। दोस्तों, हमें अभी मालूम है पूरी दुनिया कोरोना वायरस का कहर झेल रही है। जितने भी देश हैं वो अपने लेवल पर कोरोना वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इंडिया में भी आईसीएमआर जो है वो कोरोना वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रही है। रसिया ने कोरोना वैक्सीन बना भी लिया है। और आपको कुछ दिन पहले न्यूज में आया होगा, रसिया के राष्ट्रपति की बेटी थी, पुतिन की बेटी, उनको सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का डोज दिया गया। दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे जो अमीर देश है वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ प्री परचेज एग्रीमेंट कर चुके हैं। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूए ने सबसे पहले अपने यहाँ वैक्सीन को सुनिश्चित करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। इन देशों ने कोरोना वैक्सीन बनाने के करीब पहुंची फाइजर इंक, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनियों के साथ अरबों रुपए का करार कर लिया है। इस तरह के प्री परचेज एग्रीमेंट से क्या होगा, इस तरह के प्री परचेज एग्रीमेंट से कोरोना की वैक्सीन है वो सबकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। सोचो, अगर दुनिया की आबादी, अगर आप एक मोटे तौर पर सोचो तो 800 करोड़ के करीब है। तो आप सोच सकते हो कि 800 करोड़ लोगों के लिए क्या वैक्सीन पहुंचाना संभव है? ये बहुत ही मुश्किल काम है। और उस पर है प्री परचेज एग्रीमेंट। देखो, इस तरह से के जो एडवांस एग्रीमेंट, इससे क्या होगा, जो अमीर देश है, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने पहले से एग्रीमेंट कर लिया है, उनके पास तो वैक्सीन पहुंच जाएगा, लेकिन जो गरीब देश हैं उनके पास से वैक्सीन कहीं कहीं दूर होगा। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म आप सुन रहे हो, वैक्सीन राष्ट्रवाद, ये वर्ड पहली बार नहीं है। जब H1 2009 में H1N1 फ्लू फैला था, जो कि कोरोना से भी एक बड़ी महामारी थी, उसमें इससे कहीं ज्यादा लोग मर गए थे। उस टाइम भी क्या हुआ था, वैक्सीन की जमाखोरी हुई थी। तब ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने H1N1 फ्लू की वैक्सीन बना ली थी। और उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, वैक्सीन के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था। और कुछ अमीर देशों ने क्या किया था, फार्मा कंपनियों के साथ वैक्सीन के लिए प्री परचेज एग्रीमेंट कर लिया था। दोस्तों, अब हम सोचते हैं कि आखिर इस वैक्सीन नेशनलिज्म को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों, अभी डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है कि जो जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक तरह से अलर्ट कर दिया है। दोस्तों, इसमें क्या करना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक रूपरेखा तैयार करना चाहिए कि किस तरह से वो वैक्सीन को हर कंट्री को अवेलेबल कराएंगे।
दुनिया भर में जो आबादी है उनको वैक्सीन कैसे पहुंचाया जाए, वैक्सीन का उपयोग कैसे किया जाए, ये पूरा रूपरेखा तैयार होना चाहिए। दोस्तों अब हम सोचते हैं कि क्या इस वैक्सीनेशन को रोकने के लिए कोई कानून है। दोस्तों बड़ी दिलचस्प बात है कि इसके लिए कोई भी कानून नहीं। यह वैक्सीन राष्ट्रवाद जो है इसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं है, बशर्ते कि यह वैक्सीन राष्ट्रवाद जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सिद्धांतों के खिलाफ चलता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में कोई प्रावधान नहीं है जो पूर्व खरीद समझौते यानी कि प्री परचेज एग्रीमेंट से इसको रोक सके। दोस्तों वैक्सीन राष्ट्रवाद को रोकने का एकमात्र विकल्प है कि सारे देश की जो कंट्रीज एक साथ आए और एक कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो WHO हो या सारे देश एक अलायंस बनाए, उसको लेके इस वैक्सीन को बनाने और इसके इसके डिस्ट्रीब्यूशन को पर एक विचार रखें, एक रूपरेखा तैयार करें। दोस्तों अभी अभी WHO ने क्या किया है, एक कोवैक्स सुविधा लॉन्च किया है जिसमें 170 से अधिक देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें 90 निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं और 80 ऐसे देश हैं जो स्वयं वित्त पोषित हैं, मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। दोस्तों इस पहल में शामिल होने वाले देशों का संगठन अगर सफल हो जाता है तो टीकों की आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है और हर देश की कम से कम 20% आबादी को टीका दिया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो WHO की बात करें तो WHO की भी एक थोड़ी सी गलती हुई है कि अगर चाइना में जब कोरोना वायरस आया था तब WHO ने अगर ये जारी कर दिया होता कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है, तब ये वायरस कहीं कम फैला होता और आज ये वायरस खत्म हो गया होता या कंट्रोल में होता। लेकिन उस समय क्या हुआ, न चाइना ने न WHO ने पूरी दुनिया को बताया और लोग चाइना से व्यापार के कारण एक दूसरे देश ट्रैवल करते रहे और ये महामारी आज पूरे विश्व के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर उभरी है। दोस्तों ये था हमारा आज का यह यह वैक्सीनेशन पर एक छोटा सा प्रस्तुति। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा नए नए मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।